पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस, डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। वीडियो शुरू करने से पहले इन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करिए और इसका क्या आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर होगा। ये 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर होगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, मैं एक एक करके दिखा दे रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी मीडियम में भी। इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक नेशनल क्लीन ईयर प्रोग्राम के बारे में, एक मोनोक्रॉपिंग के बारे में और एक प्रेस्टन कर्व के बारे में। यूपीपीएससी 50 डेज रिवीजन में लेक्चर नंबर 4 हम लोग करेंगे, या फिर क्लास नंबर 4 हिस्ट्री का टॉपिक है वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल यानी कि वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड या फिर लेटर वैदिक पीरियड। ज्योग्राफी में भारत के पठार यानी कि मेजर प्लेट्यू रीजन्स ऑफ इंडिया को स्टडी करना है और उससे एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत की राज्यव्यवस्था, संविधान, शासन, प्रावधानों, कानूनों पर की गई विद्वानों द्वारा जो टिप्पणियां हैं उनके बारे में, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन आ चुके हैं, आ सकते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का बेसिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। अर्थव्यवस्था में बेसिक जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और नेशनल इनकम के बारे में लोग स्टडी करेंगे। और एनवायरनमेंट में पारिस्थितिकीय पिरामिड या फिर इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी या फिर एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम के जो बेसिक है उनको हम लोग स्टडी करेंगे। सारे ऐसे टॉपिक हैं जिससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं वैदिक पीरियड से। करीब 900 वर्षों का जो काल है वो कहा जाता है वैदिक काल। इसमें ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल इसको बोलते हैं। जो पहला टाइम फ्रेम है, दूसरा स्टेज होता है, दूसरा फेज होता है लेटर वैदिक पीरियड। जो पहला फेज है ये करीब चलता है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक पहला, और दूसरा यहाँ पर फेज चलता है, दूसरा फेज यहाँ पर चलता है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक ये फेज चलता है। कहीं कहीं पर 500 बीसी भी इस तरीके से दिया रहता है। ज़्यादातर ईयर अप्रॉक्स रहते हैं जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की जहाँ तक बात कर रहे हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक पीरियड में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या इनके फीचर्स हैं, इनको हमको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन वैदिक काल एज अ होल किस पर आधारित है? वेद और उसके जो एसेसरी टेक्स्ट है उन पर आधारित है, उसी से हमको जानकारी मिलती है। वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन है? 4 वेद हैं। 4 वेद
कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी को हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। इन 4 वेदों की रचना वैदिक आर्यन्स ने की होगी, ऐसा लिखा जाता है। कहीं-कहीं पर इसको देववाणी लिखा जाता है, कहीं-कहीं पर कहते हैं कि देवताओं के मुख से जो भी निकला वो कृष्णद्वैपायन ने कंपाइल किया, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ये सब चीज़ें इतनी ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, इतनी बार पूछी जा चुकी हैं वनडे एग्ज़ाम में, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में, कुछ नई चीज़ें आपसे पूछने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो उन्हीं को हम लोग को स्टडी करना है कि इससे रेलेवेंट ये टॉपिक रहे, ऐसा ना हो कि आप इसमें टाइम वेस्ट करें और कुछ भी पूछा ना जाए। तो जो पूछे जाने वाली चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जो ऑलरेडी कुछ चीज़ें पता होती हैं लोगों को उसको यहाँ पर छोड़ देंगे। वेदों में जो वेद और उसके एसेसरी टेक्स्ट कौन-कौन से हैं? वही पहले वैदिक साहित्य है जिसमें 4 वेद हैं, उसके अलावा फिर वैदिक संहिता है, ठीक है? संहिता के बाद यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर अरण्यक ग्रंथ है, फिर उपनिषद हैं। ध्यान रखिएगा ये क्रम इम्पोर्टेंट है, पहले संहिता को ही रखा जाता है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ को, फिर अरण्यक को, फिर उपनिषद को। ये आपको इसी क्रम से याद करना है, तभी मैंने इसी तरीके का डायग्राम बनाया है कि पहले संहिता, फिर ब्राह्मण टेक्स्ट, फिर अरण्यक टेक्स्ट, फिर उपनिषद। अब सभी का अपना-अपना महत्व है। जैसे संहिता, संहिता किस बारे में बताती है? वैदिक संहिता बताती है मंत्रों के बारे में, प्रेयर्स के बारे में और हाइम्स यानी सूक्त जो ईश्वर को या देव को समर्पित हैं, उसके बारे में बताती हैं। ब्राह्मण ग्रंथ एक्सप्लेनेशन ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड देयर आउटकम्स, यानी कि कोई भी अगर हम कर्मकांड कर रहे हैं या फिर हम जो बलि दे रहे हैं, सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं, वो उससे हमको क्या-क्या मिलेगा उसके बारे में लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सैक्रिफाइसेस इज गिवन इन ब्राह्मण टेक्स्ट। और ब्राह्मण टेक्स्ट और उपनिषद को जोड़ने वाला जो कनेक्टिंग लिंक है ये आरण्यक टेक्स्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्राह्मण टेक्स्ट एंड उपनिषद टेक्स्ट ये है आरण्यक। आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ आपस में इतने ज़्यादा मिले जुले हैं कि इसके नाम वगैरह आपको कंफ्यूज करेंगे। कोई आप आरण्यक पढ़ेंगे कि भाई आरण्यक है, तो आप ब्राह्मण ग्रंथ वाली लिस्ट में जाएंगे तो वही सेम नाम आपको उसमें मिल जाएगा। ये ऐसे समझिए कि एक मोटी किताब है, मोटी किताब है, कुछ पोर्शन को ब्राह्मण कह दिया, कुछ पोर्शन को अरण्यक कह दिया और उसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को उपनिषद कह दिया। इस तरीके से समझिए इसको। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए किसमें क्या कह दिया है। जैसे अरण्यक में क्या दिया, इंटरप्रेट्स सैक्रिफिशियल रिचुअल्स इन फिलोसफिकल एंड सिंबॉलिक वे। सैक्रिफिशियल रिचुअल्स की फिलॉसफी के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है, उसको सिंबलाइज किया गया है। और उपनिषद में वेरियस फिलोसफिकल आइडियाज अबाउट बॉडी एंड यूनिवर्स, जो जीव और जो मतलब यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, जीव और ब्रह्मांड, उसके बारे में बताया है। फिलोसफिकल आइडियाज बेसिकली गिवन है उपनिषद में। एक बार पूछा जा चुका है कि उपनिषद इज अ बुक ऑफ व्हाट, तो उपनिषद इज अ बुक ऑफ फिलोसफी। इसमें भी फिलोसफी है और एक्सप्लेनेशन ब्राह्मण ग्रंथों में है और सैक्रिफिशियल रिचुअल्स को सिंबॉलिक वे में या फिलोसफिकल वे में किसमें डिफाइन किया गया है? अरण्य ग्रंथों में। वैदिक संगीता के 10 मंडल हैं, 10 मंडलों के बारे में हमने लिस्टिंग के अपने वीडियो में बताया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं, कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या ये सारा कोर्स एक साथ मिल सकता है? तो यूपीपीएससी का अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम वाला, तो सारी क्लासेस, वीडियो क्लासेस एक साथ आपको रिकॉर्डेड वहाँ पे मिल जाती हैं। आपको डिवाइस का वेट नहीं करना पड़ेगा और सब कुछ उसमें पूरा सिलेबस डिवाइस वीडियोस और पीडीएफ कोर्स के रूप में समझाया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज 50 डेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम एग्जाम से पहले कवर करने का प्रयास तो कर ही रहे हैं। थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं कि वैदिक आर्यंस का जो ज्योग्राफिकल हॉरिजोन है वो कहाँ से है। आपको पता है आर्यन इन्वेशन थ्योरी अभी भी पॉपुलर है, इसको लेकर कई सारी डिबेट्स वगैरह चल रही हैं, लेकिन अभी चूंकि कोई ठोस एविडेंस नहीं आया है जिससे हम रिफ्यूट कर सकें आर्यन इन्वेशन थ्योरी को। अगर हम आर्यन इन्वेशन थ्योरी को सही मान लें तो सर्बिया वाले इलाके से आकर के कुछ लोग, गोरे रंग के लोग यहाँ पर आकर के बसे सप्त सैंधव प्रदेश में, और यहाँ पर वो लोग सेटल हुए और ये आर्यन कहलाए, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में ये आगे शिफ्ट होते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश से ये लोग ईस्ट साइड मूव करके ईस्टर्न यूपी और बिहार रीजन में आ जाते हैं, कौशल महाजनपद आदि में यहाँ पर आ जाते हैं ईस्टर्न यूपी में। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के इंपॉर्टेंट फीचर्स पर बात करेंगे जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। और इसको विभिन्न एस्पेक्ट में हमने बांट लिया है, जैसे कि पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, रिलीजियस और इकोनॉमिकल। तो राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो जो यूनिट होते थे बेसिकली जन होते थे, ठीक है, जन होते थे और जन को हेड करता था राजन। और उत्तर वैदिक काल में क्या होता था? उत्तर वैदिक काल में जन यानी छोटे छोटे कबीलों की जगह जनपदों का उदय हुआ था, यानी कि टाउन यहाँ पर छोटे छोटे उदय होने लगे थे जनपद के रूप में। पॉलिटिकल यूनिट्स कौन कौन सी होती थी? जैसे सभा होती थी, समिति होती थी, विदात होता था और गण होते थे, ठीक है। सभा में क्या होता था कि रिप्रेजेंटेटिव होते थे, पूरे जो क्लैन के मेंबर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे सभा में, जबकि समिति ओवरऑल होती थी, सारे मेंबर्स उसमें शामिल होते थे किसी एक क्लैन यानी किसी एक कबीले के। विदात और गण ये सब होते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ज़्यादातर प्रोमिनेंस किसकी रह गई थी? सभा की, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे अपने कबीले के, उन्हीं का ज़्यादा यहाँ पे बोलबाला था। टेम्परेरी आर्मी यहाँ पर रखते थे, जब कभी युद्ध होता था तभी यहाँ पर आर्मी ऑर्गेनाइज करते थे, अदरवाइज आर्मी वगैरह कोई ऐसी नहीं होती थी। रूडिमेंट्री फॉर्म में आपकी रेगुलर आर्मी यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि बहुत स्ट्रक्चर्ड तो नहीं, लेकिन रूडिमेंट्री फॉर्म में रेगुलर आर्मी कुछ कुछ जगह रखने का यहाँ पर अवशेष मिलते हैं या फिर इसकी जानकारी मिलती है, हम लोग कह सकते हैं। अब सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्णाश्रम या फिर वर्ण व्यवस्था नहीं थी, 4 वर्णों में सोसाइटी को नहीं बांटा गया था, वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आई थी और डिवीजन ऑफ लेबर का इसने काम किया था।
उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लागू की गई थी और प्री वैदिक पीरियड में या फिर ऋग वैदिक काल में ये व्यवस्था नहीं थी। जन पर आधारित व्यवसाय नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में कोई कुछ भी बन सकता था। जैसे 1-2 एग्जांपल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे ऋषि थे जो कि कथित तौर पर उस समय के निचले वर्ग में आते थे, लेकिन उन्होंने कई सारे सूक्तों की रचना की थी। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय जो है जन्म के आधार पर हो गया, यानी कि जिस भी वर्ण के यहाँ पे होंगे उसी व्यवसाय को आप कर सकेंगे, दूसरे व्यवसाय को नहीं कर सकेंगे। गोत्र व्यवस्था नहीं थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन गोत्र व्यवस्था का उद्भव होता है आपका उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। इसके बाद महिलाओं को अधिकार यहाँ पर थे। महिलाएं जो है पुरुषों के समतुल्य तो नहीं हम लोग कह सकते हैं, सारे अधिकार नहीं थे, लेकिन कई सारे यहाँ पे उनको अधिकार थे। जैसे अपाला घोषा, वरा, लोपामुद्रा, इन सब के नाम आपको देखने को मिलते हैं। ये सब स्त्री विद्वान हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल के, वुमेन स्कॉलर्स हुआ करती थी। कई सारे इन्होंने जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों की रचना भी की थी, इंपॉर्टेंट सूक्तों की। लोपामुद्रा, अपाला घोषा, विश्ववरा, ये इंपॉर्टेंट वुमेन स्कॉलर्स हुआ करती थी ऋग्वैदिक पीरियड की। जबकि उत्तर वैदिक काल में ऐसे ज़्यादातर किसी वुमेन स्कॉलर्स के नाम नहीं देखने को मिलते हैं। बाल विवाह का कोई प्रचलन हमको नहीं देखने को मिलता है ऋग्वैदिक पीरियड में। बाल विवाह का कोई भी प्रमाण नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है आपका उत्तर वैदिक काल में या फिर लेटर वैदिक पीरियड में। महिला अधिकारों में कमी आ गई थी उत्तर वैदिक काल में। धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो ज़्यादातर देवता जिनके नाम मिलते हैं ऋग्वैदिक टेक्स्ट में वो इंद्र, अग्नि, सोम, देवस, यम, वरुण है। लिस्टिंग के वीडियोस में कौन किसका देवता है हम उसके बारे में बता चुके हैं आपको। उत्तर वैदिक काल में जो इंपॉर्टेंट देवता रह गए थे, जिन प्रोमिनेंट हुए थे, वो तो रुद्र और विष्णु थे। रुद्र यानी शिव और विष्णु जिनके बारे में हम जानते हैं। रुद्र, विष्णु ये प्रोमिनेंट देवता थे, जबकि इंद्र प्रधान देवता थे ऋग्वैदिक काल में। यज्ञों का महत्व खासकर सैक्रिफाइसेस के साथ, यानी बलि वगैरह के साथ, एनिमल सैक्रिफाइस वगैरह के साथ जो यज्ञ का महत्व है, ये ऋग्वैदिक काल में भी था। लेकिन अलग तरीके के यज्ञ जो है पॉपुलर हुए थे उत्तर वैदिक काल में। वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। उसके बाद आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो ऋग्वैदिक काल में अगर हम प्री आर्यन्स की बात करें तो वो लोग तो हंटिंग वगैरह करते थे, लेकिन बाद में चारागाह आधारित सभ्यता यहाँ पे विकसित हुई थी। तो ऋग्वैदिक आर्यन्स बेसिकली हंटिंग करते थे शुरू में, लेकिन बाद में जब ये सेटल हुए तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने पेस्टोरल कल्चर यानी चारागाह आधारित सभ्यता विकसित की। गाय और घोड़ों को पालना यहाँ पे शुरू किया। गायों के माध्यम से लेन देन होता था। गाय को सबसे बहुमूल्य संपदा माना जाता था। मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी अगर हमारे बात करें तो कौन सी होती थी ऋग्वैदिक काल में? गाय होती थी मोस्ट वैल्यूएबल, क्योंकि गाय के माध्यम से लेन देन होता था। गाय को एक सबसे महत्वपूर्ण संपदा माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि कृषि करना यहाँ पे शुरू कर दिया था लोगों ने, और कह सकते हैं कृषि में यहाँ पे विकास हुआ था। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ पे फिर सृजित होती है उत्तर वैदिक काल में। और पहले गायों के माध्यम से लेन देन होता था, लेकिन अब कुछ मुद्राएं भी डेवलप की गई थी, निष्क और शतमान। निष्क और शतमान। तांबे के बारे में जानते थे ऋग्वैदिक काल में, लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन लौह के बारे में जानना शुरू किए थे आर्यन लोग, ठीक है। आर्य लोग लौह के बारे में जाने थे, और इसको कृष्ण आयस लिखा गया है। देखिए, कृष्ण आयस शब्द का प्रयोग वैसे तो ऋग्वेद में किया गया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल से ही लोहा प्रचलित था। कृष्णयस लोहा ऐसा हो सकता है कहा गया हो, लेकिन लोहे के प्रचलन के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं उत्तर वैदिक काल से। लेटर वैदिक पीरियड में लोहे का प्रयोग यहाँ पे शुरू किया गया था, लेकिन ऋग्वेद में जो मतलब लोहा है उसके लिए कृष्णयस का प्रयोग किया गया है, सब कह सकते हैं, मतलब मेंशन किया गया है ऋग्वैदिक टेक्स्ट में, लेकिन सबसे पहला प्रयोग देखने को मिलता है लोहे का उत्तर वैदिक काल में। तो इतना ध्यान रखना काफी है। अगर हम बात करें टैक्सेस की तो ज्यादातर बलि नामक कर का उल्लेख देखने को मिलता है। बलि नामक कर का उल्लेख देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल में, जबकि उत्तर वैदिक काल में नंबर ऑफ टैक्सेस, कई सारे टैक्सेस लगाए गए थे। और टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर का भी उल्लेख देखने को मिलता है, जिसको भागा दुगा कहा जाता था, जिसके बारे में 2023 में पूछा था। भागा दुगा टैक्स कलेक्टर, टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर भागा दुगा कहलाता था। तो मतलब पहले टैक्स बहुत रेगुलर नहीं होते थे और कभी कभी देना पड़ता था बलि कर, लेकिन नंबर ऑफ टैक्सेस यहाँ पे बढ़ा दिए गए थे। बाकायदा एक सिस्टमैटिक वे में टैक्स कलेक्शन हमको होता हुआ देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ज्योग्राफी के सेक्शन में आ जाएंगे। इतना ये तार वार बना हुआ है, कंफ्यूज नहीं करिएगा, ध्यान सुनिएगा, समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत के पठार रीजन में सबसे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करना है, क्योंकि पेनिनसुलर ब्लॉक जो है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पठार है और इसी के पोर्शंस को हमको स्टडी करना है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बात करें तो समुद्र तल से 600 से 900 मीटर इसका एवरेज एलिवेशन है। ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंडफॉर्म इसको कहा जाता है, ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल इसको कहा जाता है। अब ये जब हम आगे क्लासेस पढ़ेंगे तो मैं इसका आपको कारण भी बताऊंगा। आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना है, ये ध्यान रखिएगा, आर्कियन ऑर्डर की रॉक्स से। और जब रॉक सिस्टम पढ़ेंगे तो आर्कियन क्रम की चट्टानें और पुराना क्रम की चट्टानें
और द्रविड़ क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, उनके बारे में आपको क्लासिफिकेशन देंगे। अभी सिर्फ फैक्ट पर फोकस करते रहिए। ऐसा हो सकता है कि कोई महानुभाव आगे कोई सीरीज देखे ही ना 4, 5, 10 क्लास के बाद, तो उनको भी पता रहे कि ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंडफॉर्म है, आर्किन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है और प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। लेकिन 2 एक्सेप्शनल केस हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती हैं, इस वजह से ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती हैं, बल्कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, अरेबियन सी में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती या तापी, क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ठीक है, ये सब भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। दामोदर रिवर हो गया, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लगभग आधे भारत के क्षेत्रफल को कवर करती है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के 2 मुख्य भाग हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो अभी इसके अन्य पार्ट्स जो हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। सेंट्रल हाईलैंड या फिर मध्य भारत का पठार इसको कहा जाता है। अधिकतर भाग चंबल नदी बेसिन के अंतर्गत आता है, ध्यान रख सकते हैं। अधिकतर भाग सेंट्रल हाईलैंड का चंबल नदी बेसिन में आता है। ये घना वनस्पति वाला क्षेत्र है और यहाँ पर बैडलैंड टोपोग्राफी देखने को मिलती है। बैडलैंड टोपोग्राफी कौन बनाती है? चंबल बनाती है। बैडलैंड टोपोग्राफी का मतलब हो गया बीहड़। बीहड़ जब इरोजन ज्यादा करती है नदी और गहरी घाटियां यहाँ पर बनाती है लंबाई में, इस तरीके की गहरी घाटियां अगर ये नदी बनाते हुए जाती है तो उसको हम लोग बीहड़ बोलते हैं। तो बीहड़ या फिर बैडलैंड टोपोग्राफी कौन बनाती है? चंबल नदी बनाती है। एक बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड हो गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दक्कन के पठार की। दक्कन के पठार के बारे में, अगर आप डेक्कन प्लेट्यू को आप ज्योग्राफिकली देखें तो इसके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पड़ता है विंध्य और सतपुड़ा। अब इसके वेस्टर्न रीजन में पड़ता है पश्चिमी घाट, ईस्टर्न रीजन पड़ता है ईस्टर्न घाट्स। एवरेज एलिवेशन ये 600 मीटर का है करीब। और नॉर्दर्न रीजन पड़ता है यहाँ पर महादेव और मैकाल हिल्स, ठीक है। डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था लेट क्रिटेशियस पीरियड में, ये पूछा जा चुका है। किस पीरियड में हुआ था? लेट क्रिटेशियस पीरियड में। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कोशिश करूंगा कि 5th या 6th क्लास में इंक्लूड करें तो आपको टर्म क्लियर हो। अभी के लिए ध्यान रखिए। अच्छा, क्लास वाइज में ये चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजें मैं बताऊंगा कि अभी के लिए ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि उसको आगे एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, उसको भी आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिए कि इसका जो उद्भव हुआ था ये कब हुआ था? लेट क्रिटेशियस पीरियड में। एरा, एपॉक, पीरियड, ये सब जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये आपने दक्कन के पठार में देखा कि आगे पीछे ऊपर नीचे इसके है क्या, ठीक है। अब दक्कन प्लेट्यू के कुछ मेजर सब पठार हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र का पठार है, ये बसाल्टिक रॉक से बना है, बसाल्टिक रॉक से बना है, ये वोल्केनिक मतलब रॉक से बना है। और फिर क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है तो कॉटन प्रोडक्शन के लिए महाराष्ट्र का ये पठार फेमस है। रीगर सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल यहाँ पर महाराष्ट्र के हिस्से में पाई जाती है। इग्नियस बसाल्टिक रॉक यहाँ पर पाए जाते हैं। कर्नाटक का पठार ये भी भाग है आपका डेक्कन प्लेट्यू का, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन एक बार आ चुका है एक बड़े एग्जाम में। उसने लिखा था कि कर्नाटक प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ अरावली, तो वो स्टेटमेंट गलत था। कर्नाटक प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो इसी वजह से यहाँ पर जो एरो वगैरह है इनको थोड़ा सा देखते हुए चलिएगा। कर्नाटक प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। इसको मैसूर का पठार भी कहा जाता है। इसके 2 भाग हैं, एक मलनाड है और एक मैदान है। मलनाड और मैदान। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मलनाड इज अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मलनाड पड़ता है कर्नाटक में। मलनाड में डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैदान जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये प्लेन रीजन है, यहाँ पर ज्यादा टोपोग्राफी नहीं पाई जाती है। फिर तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार में मेजर जो है कृष्णा गोदावरी रिवर से ड्रेन्ड इलाके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब मेघालय के पठार के बारे में बात कर लेते हैं। मेघालय का पठार पश्चिमी सीमा जो मेघालय के पठार की है वो बांग्लादेश से लगने वाली सीमा के समानांतर बहती है, मतलब समानांतर है, पैरेलल टू द बाउंड्री शेयर्ड बाय बांग्लादेश। तो मेघालय के पठार की पश्चिमी सीमा बांग्लादेश से लगने वाली सीमा के समानांतर है। गारो, खासी, जयंती और मिकिर की पहाड़ियां इसके भाग है। मेघालय के पठार की क्वार्टजाइट, शेल और शिस्ट चट्टानों से मिलकर के बना है। क्वार्टजाइट, शेल और शिस्ट। दक्कन के पठार का ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है ये हमको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। दक्कन प्लेट्यू का नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन इज नोन एज व्हाट? CAPF पेपर में लास्ट ईयर आया था। नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इज व्हाट? ये है कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू। कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू। कार्बी आंगलोंग का पठार जो है ये ईस्टर्न एक्सटेंशन है, नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेट्यू का। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं आप। अब हम बात कर लेते हैं अदर पठार जो है, जैसे बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार सोन नदी उत्तरी सीमा है बघेलखंड के पठार की। इसका मध्य भाग सोन और महानदी के बीच वाटर डिवाइड का काम करता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जब रिवर को पठार से या फिर किसी भी टोपोग्राफी से लिंक करते हैं कि सोन और महानदी के बीच जो वाटर डिवाइड का काम करता है वो कौन सा पठार है? वो है बघेलखंड का पठार, ठीक है। वाटर डिवाइड क्या है आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ही। बघेलखंड का पठार जो है सोन और महानदी के बीच एक वाटर डिवाइड या जल संभरक के बीच में काम करता है। मालवा का पठार। मालवा का पठार के बारे में बात करें, 2 ड्रेनेज बेसिन है यहाँ पर।
बेसिकली एक अरेबियन सी में गिरने वाली नदियों का ड्रेनेज बेसिन है, जिसमें माही, नर्मदा और तापी रिवर आती हैं मालवा के पठार में, और कुछ बे ऑफ बंगाल में नदियाँ गिरती हैं, यमुना में मतलब यमुना में शामिल हो जाती हैं नदियाँ, चंबल और बेतवा, और जो आगे जाकर के यमुना बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और ये ब्लैक सॉइल से कवर इलाका है मालवा का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर पठार के बारे में अगर हम बात करें, छोटा नागपुर के पठार के बारे में यही बार-बार पूछते हैं, क्योंकि मैप से क्लियर नहीं है कि किन-किन राज्यों में आता है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड रीजन में आता है, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, ओडिशा में ये पड़ता है। तो कुल मिलाकर 5 राज्यों में छोटा नागपुर का पहाड़ का एक्सटेंशन है। इसमें ऐसे पूछते हैं कि छोटा नागपुर पहाड़ लाइस इन, छोटा नागपुर पठार लाइस इन मध्य प्रदेश, तो रॉन्ग हो जाता है। इसके रिवर्स के बारे में बात करें तो रिवर्स यहाँ पर दामोदर रिवर बहती है, सुवर्ण रेखा बहती है, दक्षिणी मतलब ये साउथ कोयल रिवर, नॉर्थ कोयल रिवर, बड़ाकर रिवर, ये सब नदियां बहती हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में। गोंडवाना क्रम की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं, गोंडवाना डिपॉजिट्स इसमें पाए जाते हैं। तो कई सारे कोल फील्ड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे रानीगंज वगैरह। नर्दर्न एज पर राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है, जो बसाल्टिक लावा से बनी है। तो नर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इज बेसिकली राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स। तो राजमहल हिल्स जो है इज अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। दामोदर नदी के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि ये भ्रंश घाटी में बहती है। दामोदर रिवर आल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली, दामोदर रिवर फ्लोज इन रिफ्ट वैली। हम बात कर ले रहे हैं विंध्य श्रेणी की। विंध्य श्रेणी के बारे में जितना ध्यान रखना जरूरी है कि मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलकर के बनी है विंध्य पहाड़ी, और ये एक रेजिडेबल ब्लॉक माउंटेन का प्रकार है, ध्यान रखिएगा। अवशिष्ट भ्रंशोत्त पर्वत, अवशिष्ट भ्रंशोत्त पर्वत का प्रकार है ये, यानी कि रेसिडुअल ब्लॉक माउंटेन। आपके में रेसिडुअल माउंटेन भी दे सकते हैं, ब्लॉक माउंटेन भी दे सकते हैं, या फिर रेसिडुअल ब्लॉक माउंटेन दे सकते हैं, कोई भी दिया हो तो सही मानिएगा। एकदम जो सही है वो ये है कि एक रेसिडुअल ब्लॉक माउंटेन का प्रकार है। अब अवशिष्ट भ्रंशोत्त पर्वत का प्रकार है अरावली, और सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर के बना है। ये इंडो गैंगेटिक प्लेन और डेक्कन रीजन के बीच जो एक डिवाइड का काम करता है। इंडो गैंगेटिक प्लेन और डेक्कन रीजन के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित करता है वो विंध्य रीजन है, और कई बार इसको रेंज डिवाइडिंग साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है। मतलब विंध्य के साउथ में जितना भी रीजन है उसको साउथ इंडिया का लीजिए, और विंध्य के नॉर्थ में जितना रीजन है उसको नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं, या फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन या फिर और डेक्कन रीजन को डिवाइड करने वाली जो रेंज है वो है विंध्य रेंज। विंध्य रेंज के बारे में ध्यान रखेंगे कि एक रेगुलर रेंज नहीं है, ये डिसेक्टेड माउंटेन्स से और वैलीज से मिलकर के बना है ये रेंज। यहाँ पर जो नदियाँ जो निकलती हैं यहाँ से, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, काली सिंध, धसान रिवर, ये सब निकलती हैं विंध्य रेंज से। नर्दर्न चेन एक्सटेंड्स ईस्टवर्ड एज भांडेर प्लेट्यू एंड कैमूर रेंज। भांडनेर प्लेट्यू और कैमूर रेंज ये बनती है, इसका नर्दर्न चेन जब ईस्टवर्ड्स एक्सटेंड करती है तो भांडेर प्लेट्यू और कैमूर रेंज का निर्माण करती है। कैमूर रेंज जो है बिहार तक जाती है। तो नॉर्दर्न चेन जब ईस्टवर्ड एक्सटेंड करती है तो भांडेर प्लेट्यू और कैमूर पहाड़ियों का निर्माण करती है। सैंडस्टोन रिसोर्स हमको कई सारे यहाँ से मिलता है विंध्य रीजन से, और अमरकंटक भी यहाँ पर है। अमरकंटक से नर्मदा, सोन जैसी नदियाँ निकलती हैं। हम सतपुड़ा के बारे में बात कर लेते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। यहाँ पर धूपगढ़ है सतपुड़ा नेशनल पार्क के भीतर। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है इसकी। एक सबसे ऊंची चोटियों की लिस्ट ही हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पश्चिमी दक्कन के पठार के भाग है, मतलब पश्चिमी दक्कन के पठार का भाग है ये सतपुड़ा रेंज है। तो सतपुड़ा रेंज इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू। सतपुड़ा रेंज इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू। ये आपने देखा भी। इसके नॉर्थ वेस्ट में कौन सा हिस्सा पड़ता है? विंध्य और सतपुड़ा का। तो पश्चिमी दक्कन के पठार का भाग है, और नर्मदा और तापी के बीच जल संभरक यानी जल विभाजक या वाटर डिवाइड का काम करता है। इट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर। एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड। बॉक्साइट की प्रचुरता इस रीजन में देखने को मिलती है। बॉक्साइट के रिसोर्सेस सतपुड़ा में पाए जाते हैं, ध्यान रख सकते हैं। सतपुड़ा रेंज कितने राज्यों में आती है? ये महाराष्ट्र में फैली है, मध्य प्रदेश में इसका हिस्सा है, छत्तीसगढ़ और गुजरात में है। फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग एंड अपलिफ्ट। तो सतपुड़ा रेंज इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग एंड अपलिफ्ट। तो ये एक फोल्ड माउंटेन का प्रकार है, या इसकी जो पहाड़ियाँ हैं ये फोल्डिंग और अपलिफ्ट से बनी है, ना कि फॉल्टिंग से। क्योंकि ब्लॉक माउंटेन का जो उदय होता है ये फॉल्टिंग स्ट्रक्चर से होता है, फॉल्टिंग। और जो ये सतपुड़ा है ये फोल्डिंग से बना है। ज़्यादातर चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी आपको। हाँ, एक और बात कि सतपुड़ा के ही भाग है महादेव, मैकाल और राजपीपला की पहाड़ियाँ। ये सतपुड़ा रेंज के पार्ट हैं, महादेव, मैकाल, राजपीपला। पॉलिटी वाले सेक्शन में अब आ जाएंगे हम लोग। कमेंट्स मेड ऑन इन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, प्रोविजंस एंड वेरियस लॉस ऑफ इंडिया। भारत के संविधान, राज्य व्यवस्था और शासन प्रावधानों, विभिन्न कानूनों पर विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई टिप्पणियां क्या हैं? जैसे 10वीं अनुसूची में किए गए प्रावधान, मतलब ये प्रावधान 10th शेड्यूल में जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रावधान किए गए उसके संबंध में तो टिप्पणी की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे सार्वजनिक जीवन सुधारने का प्रथम सोपान बताया था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी डिस्क्राइब्ड इट एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लीन अप ऑफ पब्लिक लाइफ। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिंग अप ऑफ
पब्लिक लाइफ इसको कहा था राजीव गांधी ने। भारतीय संविधान को केसी वेयर ने क्वासी फेडरल कहा है। ये 2019 के पेपर में पूछा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल किसने कहा है, तो ये कहा था केसी वेयर ने, केसी वेयर। फिर भारतीय संविधान पर मॉरिस जोन्स ने इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा था। मॉरिस जोन्स हैज टर्म्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म। भारतीय संविधान को ग्रेनविल ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था। ग्रेनविल हैज टर्म्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेनविल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का की नोट बताया है। अर्नेस्ट बार्कर हैज टर्म्ड प्रियम्बल एज द की नोट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के प्रथम पृष्ठ पर इसे लिखा है। अब ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना को शामिल किया है अपनी बुक के कह सकते हैं प्रथम पृष्ठ में, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना की तुलना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में की गई डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से की है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को केटी शाह ने अतिरेक कर्मकांडी बताया है और ऐसे चेक से इसकी तुलना की है जिसका भुगतान तभी करेगा जब बैंक के संसाधन उसे अनुमति दें। यानी कि कुल मिलाकर ऐसी चीज बताई है जो उससे पूरा नहीं किया जा सकता है। अतिरेक कर्मकांडी की जगह अगर इसका इंग्लिश टर्म हम लोग देखें अगर, तो क्या लिखा है इसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। केटी शाह हैज डिस्क्राइब्ड दिस एट पायस सुपरफ्लुइटीज या पायस एस्पिरेशंस। तो केटी शाह ने इसे अतिरेक कर्मकांडी बताया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को नसीरुद्दीन ने इसकी तुलना नववर्ष में किए गए उन संकल्पों से की है जो जनवरी में ही टूट जाते हैं। यानी कि नसीरुद्दीन हैज टर्म्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज द रिजोल्यूशन वी टेक ऑन द न्यू ईयर ईव एंड ऑब्वियसली वी ब्रोक इट ऑन जनवरी इटसेल्फ। यानी कि जनवरी एक मतलब 31 दिसंबर को आप कहते हैं कि हम वजन कम करेंगे, हम नौकरी ले लेंगे अपनी, हम सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन जनवरी में भी कस्में टूट जाती हैं। ऐसा कहा था नसीरुद्दीन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में केसी वेयर ने कहा था कि लक्ष्यों और आकांक्षाओं का एक घोषणा पत्र है। टी कृष्णचारी ने इन्हें भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर कहा था। भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर, यानी कि अपनी भावनाओं को यहाँ पर आप व्यक्त कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त इनका कोई भी महत्व नहीं है। राज्य नीति निर्देशक तत्वों को आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था, ये पूछा जा चुका है। तो इसको कहा था इन्होंने पायस एस्पिरेशंस। इसको इन्होंने कहा था पायस एस्पिरेशंस। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आइवर जेनिंग्स हैज टर्म्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज पायस एस्पिरेशंस। पीसीएसजे का जो पेपर हुआ था 2023 में 12 फेब को, उसमें पूछा गया था कि नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था, इसे पायस एस्पिरेशंस कहा था आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, इसके बाद हम देखें अगर तो भारत की संसदीय प्रणाली को आइवर जेनिंग्स ने कैबिनेट सिस्टम कहा है। इमरजेंसी प्रोविजंस को टी कृष्णचारी ने संवैधानिक तानाशाही कहा है, जबकि हृदयनाथ कुंजरू ने इमरजेंसी प्रोविजंस को राज्य की वित्तीय स्वायत्ता पर खतरा बताया था। और भारत की इमरजेंसी प्रोविजंस को अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान की प्राणवायु कहा है। इमरजेंसी प्रोविजंस को महावीर त्यागी ने सुरक्षा वॉल्व या सेफ्टी वॉल्व कहा था, सेफ्टी वॉल्व। और भारत के प्रधानमंत्री के कार्यों और पद के विवरण को लॉर्ड मॉर्ले ने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरस यानी सभी समान लोगों में सर्वप्रथम बताया था। सर विलियम वार्नर हॉरकॉट ने प्रधानमंत्री की तुलना तारों के बीच एक चंद्रमा से की है। जेनिंग्स ने प्रधानमंत्री को सूर्य के समान माना है जिसके मतलब चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हो। और एच.ए. लॉस्की ने प्रधानमंत्री को वह धुरी बताया है एक्सिस जिसके चारों ओर सरकारी मशीन के सभी कलपुर्जे घूमते हैं। राजनीतिक मामलों की समिति सभी समितियों में से सबसे शक्तिशाली है, सुपर कैबिनेट कहा जाता है। किससे कहा जाता है, कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स को। ठीक है, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन को एलओपी को आइवर जेनिंग्स ने वैकल्पिक प्रधानमंत्री बताया है, वैकल्पिक प्रधानमंत्री। जैसे राहुल गांधी इस समय आइवर जेनिंग्स के हिसाब से वैकल्पिक प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लोकपाल गैरोल्ड ई कॉइडन ने इसे संस्थानीकृत लोक अंतःकरण का प्रतीक बताया है। यानी कि इसको इस तरीके से अगर हम देखें इंग्लिश में तो इसको कहा गया है लोकपाल को जेरोल्ड ई काइडन या हैज डिस्क्राइब्ड ओम्बुड्समैन एज द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पब्लिक कॉन्शियंस, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पब्लिक कॉन्शियंस। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा संघ और इसके क्षेत्र को देख लेते हैं, इसका बेसिक क्या है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में भाग 1 में दिया हुआ है पार्ट नंबर 1 में, और इससे संबंधित जो 4 आर्टिकल्स हैं आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 इसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 1 में जो वाक्य लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, जो जे साई दीपक की किताब का भी नाम है इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। अम्बेडकर जी ने कहा था कि भारत राज्यों का संघ है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कोई भी भारत के राज्य अलग नहीं हो सकते अपनी मर्जी से, जैसे अमेरिका में हो सकते हैं। ये उन्होंने डिफाइन किया था। यूनियन ऑफ स्टेट्स से भारत में यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि कह सकते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट।
आर्टिकल नंबर 2 में कहा गया है कि कैसे नया स्टेट जो है क्रिएट किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। और आर्टिकल नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जो एक्जिस्टिंग स्टेट है उनकी बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं और किसी राज्य का नाम बदल सकते हैं। किसी भी राज्य की राज्य 2 राज्यों को मिला करके एक नया राज्य बना सकते हैं या फिर एक राज्य से 1-2 नए राज्य तोड़ करके बनाए जा सकते हैं। ये कहा गया है अनुच्छेद 3 में। आर्टिकल नंबर 2A जो 2A से सिक्किम अस्तित्व में आया था, ये आप ध्यान रखिएगा। सिक्किम कैसे अस्तित्व में आया था? आर्टिकल नंबर 2A से, ठीक है? जबकि अनुच्छेद 3 के तहत तेलंगाना का सृजन किया गया 2014 में। तेलंगाना का सृजन हुआ था अंडर आर्टिकल नंबर 3, ठीक है? आर्टिकल नंबर 3 का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है इसको अमेंड किया गया था 1955 में 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। जब हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो ये लिंक होंगी अच्छी चीज़ें, लेकिन अभी ध्यान रखिए कि आर्टिकल नंबर 3 जो ओरिजिनली था उसको अमेंड किया गया था 1955 में, ठीक है? आर्टिकल नंबर 3 के तहत कहा गया है कि अगर किसी भी राज्य की सीमाओं को अल्टर करना है या फिर नया राज्य क्रिएट करना है, एक्जिस्टिंग स्टेट्स में से कोई नया राज्य क्रिएट करना है, ठीक है? या फिर किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा यानी प्रायर रिकमेंडेशन यहाँ पर आवश्यक होगी, जबकि आर्टिकल नंबर 2 के तहत ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है? सिक्किम को जोड़ा गया था 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था भारत में सिक्किम को एसोसिएट स्टेट के रूप में, ठीक है? आर्टिकल नंबर 4 के बारे में बात करें तो इसमें सिंपली ये लिखा गया है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट नीडेड टू मेक लॉस अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। इसमें ये मतलब आर्टिकल नंबर 4 लाया ही इसीलिए गया था, मतलब लिखा गया था कि 2-3 के उद्देश्यों के तहत जो भी कानून बनाया जाएगा उनको संवैधानिक संशोधन आर्टिकल नंबर 368 के तहत ना माना जाए। यानी उन्हें संवैधानिक संशोधन ना माना जाए अगर आर्टिकल नंबर 2-3 के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए अगर कोई नियम या कानून जो है अगर पार्लियामेंट बनाता है तो उसे आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत ना माना जाए। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया था आगे के केसेस में कि अगर हम अपनी भारत की टेरिटरी का कोई हिस्सा किसी विदेशी देश को यानी कि विदेशी शक्ति को या विदेशी सत्ता को या फिर किसी दूसरे देश को सिंपल टर्म्स में अगर हम दे रहे हैं तो फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा। जैसे हमने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कुछ टेरिटरीज जो पाकिस्तान को दी थी, तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही हो पाया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली कहा रखा था कि आप दूसरे देश को अगर कोई टेरिटरी दे रहे हैं तो वो साधारण नियम बना करके साधारण कानून बना करके नहीं कर सकते हैं, उसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी। ऐसे ही 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जब हमने बांग्लादेश से जो ट्रीटी की थी और बांग्लादेश से हमने कुछ मतलब क्षेत्रों का आदान प्रदान किया था, कुछ क्षेत्र उनको दिए थे, कुछ क्षेत्र उनसे प्राप्त किए थे। तो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बांग्लादेश से टेरिटरी एक्सचेंज के टर्म्स में हमने किया था। तो यहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी दूसरे देश को अपना कुछ भी हिस्सा दे रहे हैं, 1 इंच भी जमीन दे रहे हैं, तो उसमें संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन अपने ही राज्य के मतलब अपने ही देश के भीतर अगर राज्यों को बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, मतलब सृजित कर रहे हैं या फिर उसकी बाउंड्रीज को अल्टर कर रहे हैं, तो संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि किसी भी राज्य का जैसे सृजन किया जा रहा है, किसी भी राज्य की अगर बाउंड्री अल्टर की जा रही है, तो उसमें उस राज्य की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो बिल पर डिस्कशन है, वो स्टेट कर सकता है, उसके स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, लेकिन उस राज्य की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे तेलंगाना के सृजन के लिए ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश से अनुमति लेनी पड़ेगी। अच्छा, टेरिटोरियल वाटर्स, इंटरनेशनल वाटर्स को क्लियर कर लेते हैं। टेरिटोरियल वाटर्स एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट आया था 1976 में। इसमें क्लैरिफाई किया गया था कि इकोनॉमिक जोन कहाँ से कहाँ तक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ से कहाँ तक है, इंटरनेशनल वाटर और टेरिटोरियल वाटर की सीमा कहाँ से कहाँ तक है। वैसे ये भारत भूमि है, लैंड ऑफ इंडिया है, मतलब कोस्टल स्टेट है, उसका अंतिम छोर पर हम लोग पहुंच रहे हैं समुद्र के पास। तो इसको इंटरनल वाटर कहा गया है, जो इस तरीके से वाटर जा रहा है इसको इंटरनल वाटर कहा गया है, जो हमारे मतलब कोस्टल एरिया को भेद करके इस तरीके से जा रहा है, इसको इंटरनल वाटर कहा है। और फिर उसके बाद का जो हिस्सा है यानी करीब 200 नॉटिकल माइल्स जो हिस्सा है, करीब 370 किलोमीटर हिस्सा है, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा है। यहाँ पर सॉवरेन राइट होगा, हमारे देश की सरकार का सॉवरेन राइट है। इसके मतलब इस इतनी 370 किलोमीटर नीचे जमीन के जो भी अगर मिनरल रिसोर्स निकलेंगे तो उस पर हमारे देश का अधिकार होगा। और जो मतलब कोस्टल स्टेट है उसके भी यहाँ पर कुछ अधिकार होंगे इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। इसके बाद का जो हिस्सा 370 किलोमीटर बाद का जो हिस्सा है उसके बाद हमारे कोई अधिकार नहीं होंगे। और इंटरनेशनल वाटर्स किसको कहा गया है? इंटरनेशनल वाटर्स कहा गया है टेरिटोरियल वाटर्स से मतलब बाहर का जो हिस्सा है। टेरिटोरियल वाटर्स किसको कहा गया है? टेरिटोरियल वाटर मतलब जमीन से अगर कैलकुलेट करें 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स जो मेन लैंड से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर है जिसमें भारत का अधिकार होगा। उसके बाद का जो हिस्सा है बाद के हिस्से से लेकर पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, फिर उसको इंटरनेशनल वाटर कहा गया है, आउटसाइड टेरिटोरियल वाटर। तो हमारा टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल तक है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक। भारत में कैसे आज़ादी के बाद रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का, इसके फैक्ट देख लेते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बनी है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का वर्ष क्या है, क्योंकि इससे संबंध में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट। ये स्टेट कैसे बने थे, इनको क्रम से आपको लगाना है। इनका क्रम आपको तभी पता रहेगा जब आपको एक आइडिया होगा कि पहले स्टेट कौन सा क्रिएट हुआ, बाद में कौन सा
इस तरह के क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे। ठीक है, 22 में भी ये क्वेश्चन आया 2022 वाले में। और हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय कैसे क्रिएट हुए थे 1960 के बाद, इसको भी क्रम से आपको लगाना है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा लिस्ट देखने के बाद। द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट, ये क्या होगा? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का क्रिएशन हुआ था, ये फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्रिएटेड स्टेट था 1953 में आंध्र प्रदेश। फिर गुजरात बॉम्बे राज्य का हिस्सा था, ये स्वतंत्र होता है 1960 में। और उससे पहले मध्य प्रदेश जो है ये स्वतंत्र हो चुका था। मध्य प्रांत तो बरार का हिस्सा था, मकराई की रियासत और पूर्वी राज्य एजेंसी की रियासतों से ये जुड़ा था। तो गुजरात 1960, मध्य प्रदेश 1956, 1912 बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा था, लेकिन बिहार उड़ीसा नाम से अलग हो जाता है 1912 में। फाइनली बिहार कब अलग होता है उड़ीसा से? 1936 में। 1950 में संयुक्त प्रांत जो पहले था ये उत्तर प्रदेश के नाम से स्वतंत्र होता है, मतलब अलग राज्य बनता है उत्तर प्रदेश 1950 में। देन महाराष्ट्र बॉम्बे राज्य का हिस्सा था, महाराष्ट्र अलग होता है 1960 में। गुजरात महाराष्ट्र 1960 में होते हैं, केरल 1956 में, त्रावणकोर और कोचीन राज्य का भाग था, नागालैंड 1963 में, फिर हरियाणा 1966 में, फिर कर्नाटक 1956 में, हिमाचल प्रदेश 71 में, मणिपुर त्रिपुरा 1972 में, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में। 1974 तक इसको एसोसिएट देश का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, और प्रोटेक्टरेट स्टेट के रूप में बना था आज़ादी के बाद। ये भारत का प्रोटेक्टरेट स्टेट था। उसके बाद मिजोरम 1987 में, फिर अरुणाचल प्रदेश 1987 में, गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 2000 में, और झारखंड 2000 में स्वतंत्र, मतलब ये अलग राज्य बने थे। तेलंगाना जून 2014 में, लद्दाख अक्टूबर 2019 में, जम्मू कश्मीर अक्टूबर 2019 में अलग यूनियन टेरिटरी ये बने। तो इस तरीके से है। आप ये क्रोनोलॉजी एक बार देख सकते हैं। थोड़ा आइडिया आपने लगा लिया क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो एक ही वर्ष में सृजित हुए हैं, जैसे गुजरात बॉम्बे आपने ध्यान रख लिया, केरल का ध्यान रख लिया, ठीक है, नागालैंड हरियाणा 1966, कर्नाटक 1956 और मध्य प्रदेश 1956। तो इस तरीके से ग्रुप बना सकते हैं आपकी कौन से एक वर्ष जो हुए थे अलग राज्य बने थे। आपको ध्यान रखना है कि गोवा, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और सिक्किम स्वतंत्रता के समय भारत के भाग नहीं थे। पुर्तगाली कब्जे से छुड़ाया गया 1961 में। 1961 में पोर्टुगीज कब्जे से आखिरी, मतलब जो आखिरी स्टेट जो कह सकते हैं जो ब्रिटिश यूरोपियन व्यापारियों से छुड़ाया गया था वो गोवा था। आप इस तरीके से फैक्ट देखते हैं कि सबसे पहले पोर्टुगीज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और सबसे आखिरी में भगाए गए थे 1961 में। गोवा इनसे छुड़वाया गया था पुर्तगाली कब्जे से। पुडुचेरी सहित कराईकल, माहे, यणम को फ्रांसीसी कब्जे से छुड़ाया गया था 1954 को। और दादर नगर हवेली 1954 में पुर्तगाली कब्जे से मुक्त किया गया था। और सिक्किम 1974 में भारत का एक एसोसिएट राज्य बना था। ये क्वेश्चन आपका 2019 के प्रीलिम्स में आया था और ये देखना जरूरी है। विद रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये सही। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये रॉन्ग है। यहाँ पे रॉन्ग माना गया था मॉडिफाइड की में भी। मॉडिफाइड की जो आई थी बाद में उसमें रॉन्ग माना गया था। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये गलत है, ये रॉन्ग है। ठीक है, इकोनॉमी में बेसिक कंसेप्ट है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीवीए, नेशनल इनकम, इन सबको देख लेते हैं। बेसिकली कैसे निकालते हैं इसको, इसका आइडिया आपको रखना चाहिए कि जैसे अगर इसमें असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ जाए कि कैसे निकालते हैं तो आपको पता रहे। जीडीपी की डेफिनेशन लगभग सभी को पता होती है, मार्केट वैल्यू पर फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो भारत में प्रोड्यूस की जाती है उसको हम लोग कहते हैं जीडीपी। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी में क्या करते हैं, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसको जोड़ देते हैं। जीएनपी में क्या करते हैं, इसमें प्लस करते हैं यानी जोड़ते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जब जीएनपी में हम डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को जब डिडक्ट यानी माइनस कर देते हैं तो हमको एनएनपी मिल जाता है। तो एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमको मिल जाता है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जब हम जीएनपी को डेप्रिसिएशन, मतलब जीएनपी में डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस कर देते हैं। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमको मिल जाता है जब हम एनएनपी एट मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस से टैक्सेस घटाते हैं और सब्सिडी को ऐड करते हैं। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस में टैक्सेस माइनस करेंगे और सब्सिडी को ऐड करेंगे, माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। यही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत पर या उत्पादन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को, माफ कीजिएगा,
एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कारक लागत पर या उत्पादन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि 11th एनसीईआरटी की बुक में लिखा है। हालांकि जो हमारा सीएसओ है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत जो ये काम करता है सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत काम करता है। भारत की राष्ट्रीय आय को इस तरीके से बताता है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय आय के रूप में। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय आय के रूप में ये बताता है भारत की राष्ट्रीय आय कैसे वो क्या होती है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। जबकि 11th एनसीईआरटी में लिखा है कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो जो भी आपके ऑप्शन में आए उस हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा। फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग यहाँ पर समझिए। फैक्टर कॉस्ट समझने से पहले आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर समझना पड़ेगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, ये सब कहलाते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्लास 9th एनसीईआरटी बुक में, मैक्रो वाली में, इसमें अच्छे से समझाया हुआ है इसको। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर उत्पादन के कारक क्या होते हैं। उत्पादन के कारक में भूमि होती है, लेबर यानी कि श्रमिक, श्रम बल, कैपिटल और इंटरप्राइज, ये सब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जितनी भी लागत आती है, जितनी भी कॉस्ट आती है, उसी को हम लोग कह देते हैं यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनकी जो कॉस्ट होती है उसी को हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोल देते हैं। सिंपल, आप समझ गए होंगे। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस यानी कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट और ये जो मार्केट प्राइसेस में जो डिमार्केटिंग फैक्टर है, ध्यान रखिएगा कि फैक्टर कॉस्ट में हम जो गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए जाते हैं उसको शामिल नहीं करते हैं, जबकि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस को शामिल करते हैं, सब्सिडी को हटाते हैं। ये दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये ध्यान रख सकते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में। जीवीए और ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसका बजट में काफी बार जिक्र किया जाता है, क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट्स द आउटपुट प्रोड्यूस्ड सब्सट्रैक्टिंग द इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं जीवीए को, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्लस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स माइनस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स। यानी प्रोडक्ट्स पर जो सब्सिडी मिलती है उसको प्लस करेंगे और टैक्सेस जो प्रोडक्ट्स पर लगते हैं उसको माइनस करेंगे। प्लस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स माइनस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स। इस तरीके से जीवीए आपका निकल आता है। तो बेसिक फॉर्मूला एटलीस्ट इतने तो याद रखने चाहिए। अगर फॉर्मूला में थोड़ा सा कमजोर है तब भी इतने तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, जिससे आगे दिक्कत ना हो। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इसके बाद इकोलॉजी सेक्शन में या फिर इन्वायरमेंट सेक्शन में आ जाते हैं। ये पिरामिड वाले जो ये डायग्राम होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड जो है ये शो क्या करता है, इसको समझिए। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि किस ट्रॉफिक लेवल पर कितने यहाँ पे प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, और जो ट्रॉफिक लेवल पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेसिकली वो किस तरीके से अरेंज हैं। अब इनके 3 पैरामीटर्स करीब होते हैं, एक नंबर का, एक बायोमास का, एक एनर्जी का। तो 3 टाइप होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के। और एनर्जी फ्लो जो इकोसिस्टम में होता है उससे वो हमको किससे पता चलता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी से। इकोलॉजिकल पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है इमर्ज होता है ट्रॉफिक से, मतलब ट्रॉफिक लेवल को अरेंज करते हैं उसमें। तो ट्रॉफिक लेवल को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? रेमंड लिंडमैन नाम के व्यक्ति ने 1942 में। फ्लो ऑफ एनर्जी और फीडिंग रिलेशनशिप ये शो करता है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। एनर्जी जो इकोसिस्टम में होती है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है, ध्यान रखना है। द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ये एग्जाम पूछा जा चुका है। एनर्जी फ्लो एग्जाम मतलब ये इकोसिस्टम में कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। एमपीपीएससी इसको पूछ चुका है, बीपीएससी इसको पूछ चुका है, आई थिंक जो है यूपीपीएससी छोड़ करके ज्यादातर स्टेट पीसीएस इसको पूछ चुके हैं। एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशी होता है, एक दिशी। और 2 थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ है उनको फॉलो करता है। सबसे पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका आशय होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट एंड ओनली ट्रांसफॉर्म। मतलब ये ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी, ना क्रिएट की जा सकती है ऊर्जा, ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है। एनर्जी का पिरामिड जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में समझेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर होता है तो पूरी की पूरी ऊर्जा ट्रांसफर नहीं होती है, कुछ ऊर्जा जो है लॉस्ट हो जाती है किसी ना किसी अदर फॉर्म में। अब आप कहेंगे कि जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं की जा सकती, तो ऊर्जा जो है ये पूरी क्यों नहीं पहुंचती एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक? क्योंकि ऊर्जा जो किसी ना किसी अदर फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। किस फॉर्म में लॉस्ट होती है अभी हम देखेंगे। 3 टाइप इकोलॉजिकल पिरामिड के हैं बेसिकली, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। तीनों ही जरूरी हैं। पिरामिड ऑफ नंबर जो है 2-3 तरीके के बनते हैं, इसको देखिए आप। सबसे पहले बात करेंगे संख्या के पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में। पिरामिड ऑफ नंबर में अगर आप देखें तो घास पारिस्थितिकी तंत्र में इस तरीके का पिरामिड बनता है। संख्या पिरामिड इस तरीके का बनता है एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। यानी उत्पादक यानी हरे पौधे यहाँ पे ज्यादा होते हैं। फिर यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं यानी कि शाक भक्षी जानवर वगैरह होते हैं, खरगोश वगैरह होते हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता इसमें होते हैं, जैसे भेड़िया वगैरह हो गए, जैसे कि लोमड़ी हो गए, भेड़िए हो गए। तो उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता होते हैं जैसे बड़े जानवर, जैसे शेर, चीता, बाघ, ये सब। या फिर बड़े जो कह सकते हैं बाज वगैरह होते हैं, छोटे पक्षियों को जो खाते हैं, बड़ी चिड़िया, वो सब।
ग्रासलैंड इकोसिस्टम इस तरीके का पिरामिड बनता है, और ऐसा ही पिरामिड आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम बनता है, एक्वाटिक या फिर पॉन्ड इकोसिस्टम में इसी तरीके का पिरामिड बनता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम या फिर पॉन्ड इकोसिस्टम में इसी तरीके का पिरामिड बनता है, इसको हम लोग सीधा पिरामिड बनते हैं। घास पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संख्या पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, ये हमने लिख भी दिया, इसको ध्यान रखिएगा। और वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हमेशा जो संख्या का पिरामिड है वो उल्टा बनता है, क्योंकि उत्पादक जो है ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उत्पादक होते हैं पेड़, इनकी संख्या कम होती है, उत्पादक बड़े बड़े पेड़ फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। और फिर शाकाहारी होते हैं, शाकाहारियों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा होती है, जैसे गिलहरी वगैरह, जैसे खरगोश वगैरह। फिर यहाँ पे परजीवी होते हैं, फिर परात्परजीवी होते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है कि सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पे मैक्सिमम होते हैं और पेड़ यहाँ पर सबसे कम होते हैं। उसके अलावा ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम इस प्रकार का बन सकता है, इसको स्पिंडल शेप्ड भी बोलते हैं, स्पिंडल शेप्ड भी बन सकता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और स्पिंडल शेप्ड पिरामिड ऑफ नंबर का एक उदाहरण है परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला या फिर पैरासाइटिक फूड चेन इसका एक उदाहरण हो सकता है। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि परजीवी खाद्य श्रृंखला किस तरीके का पिरामिड ऑफ नंबर शो करेगी, स्पिंडल शेप्ड इस तरीके का। फॉरेस्ट इकोसिस्टम ये कैसा होता है, ये उल्टा होता है हमेशा, और स्पिंडल शेप्ड का हो सकता है, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। स्पिंडल शेप्ड का होगा तो प्रोड्यूसर यहाँ पर होगा, फिर हर्बीवोरस सबसे ज़्यादा, फिर कार्निवोर उससे थोड़ा कम। इस तरीके से फॉरेस्ट इकोसिस्टम और परजीवी खाद्य श्रृंखला होते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास यहाँ पे समझ लेते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास देख लेते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास इस तरीके से होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास में सबसे ज़्यादा बायोमास होता है यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स का, ऑटोट्रॉफ्स यानी कि उत्पादकों का। इसमें हरे पौधे, पेड़, ग्रासेस, फ्लावर्स ये सब आ जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बायोमास का सृजन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीवोरस, शाक भक्षी जंतु। फिर आ जाते हैं यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमसे एक बार 2016 के एग्जाम में पूछा गया था कि मैन यानी कि हम लोग, मानव जो है, ये किस लेवल पे आता है, किस ट्रॉफिक लेवल पे आता है। तो आप ध्यान रखिएगा ये प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों हो सकता है। मैन इसमें भी आ सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर में जब मांस भक्षण करता है कोई व्यक्ति, यानी कि जानवर का मांस खाता है, चाहे बकरे का खाए या फिर भैंसे का खाए या फिर हिरन को खाए, ठीक है, तो मैन हो जाएगा उस समय सेकेंडरी कंज्यूमर। और जब शाक भक्षण हम लोग करते हैं, पेड़ पौधों का भक्षण करते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, तो हम लोग हो जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर मैन दोनों हो सकता है। और फिर ये टर्सरी कंज्यूमर या प्रेडेटर होते हैं, प्रेडेटर, ठीक है, शिकारी, बड़े जंतु, ये होते हैं प्रेडेटर। बायोमास सबसे कम इनका होता है प्रेडेटर्स का, टर्सरी कंज्यूमर का बायोमास सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा बायोमास होता है यहाँ पर हरे पौधों का, ठीक है। और जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास का, यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वाटिक इकोसिस्टम में उल्टा होता है, उल्टा, उल्टा इसलिए क्योंकि जो प्रोड्यूसर यानी कि फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो सबसे कम होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पर थोड़े ज़्यादा होते हैं। बायोमास की हम बात कर रहे हैं, संख्या की नहीं, संख्या में तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर हम बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन का मास सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा जू प्लैंक्टन का, फिर छोटी मछलियों का, फिर बड़ी मछलियों का सबसे ज़्यादा। पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर हम बात करें, अगर पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में बात कर रहे होते तो ये सीधा हो जाता, सिंपल बात है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो जो पिरामिड है वो सीधा हो जाएगा, यानी कि इस तरीके का हो जाएगा ना, इस तरीके का हो जाएगा। लेकिन पिरामिड ऑफ हम बात कर रहे हैं बायोमास का, तो ये पिरामिड उल्टा बनता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर कैसा बनेगा, सीधा, और पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा बनेगा, उल्टा। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, जो ये आपका वन पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें हमेशा उल्टा बनता है पिरामिड ऑफ नंबर यानी संख्या का पिरामिड, और जो डेजर्ट इकोसिस्टम है यानी रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें भी उल्टा बनता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर डेजर्ट का पूछ लें तो डेजर्ट में भी उल्टा बनता है हमेशा पिरामिड ऑफ नंबर। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, ऊर्जा का पिरामिड, ये काफ़ी जरूरी है। इसी से ये दोनों लॉ थर्मोडायनेमिक्स के क्लियर हो जाएंगे जो हमने पढ़ा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और सेकंड यानी कि एनर्जी ट्रांसफर में कुछ ऊर्जा जो है लॉस हो जाती है अदर फॉर्म में। सौर ऊर्जा जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे प्लैनेट पे जितना भी इकोसिस्टम बना है अर्थ में, उसका अल्टीमेट सोर्स जो है वो सौर ऊर्जा है, यानी कि सन की एनर्जी है, ये ध्यान रखना है आपको। उसी से ऊर्जा मिलती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू। तो अगर हम मान लें कि 100% ऊर्जा जो है सूर्य से अगर मिली, तो प्राथमिक उत्पादक को तो 100% यहाँ मिलती है। प्राथमिक उत्पादक सूर्य से 100% ऊर्जा ग्रहण करता है, तो ऑटोट्रॉफ सबसे ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सौर ऊर्जा से फोटोसिंथेसिस करके जो भोजन बनाया ऑटोट्रॉफ्स ने, 100% रहा। लेकिन जब जो प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर हैं, जैसे कि खरगोश वगैरह हो गए,
जो शाक भक्षी जानवर हो गए, वो जब इसको खाएंगे, गाय भैंसे वगैरह, तो उनको ऊर्जा कितने मिलेगी? मात्र 10%। इसको 10% लॉ भी कहा जाता है। बाकी 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में इसका ह्रास हो जाता है। इसी यही होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से काम करती है कि 100% में से कितनी ऊर्जा पहुंची? मात्र 10%, बाकी सारी ऊर्जा का ह्रास हो गया यहाँ पे। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाने पर 90% ऊर्जा यहाँ पर चली जा रही है, सिर्फ 1% ऊर्जा मतलब 10% ऊर्जा पहुंच रही है। और जब द्वितीयक उपभोक्ता जो है प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करेगा तो सिर्फ 1% पहुंचेगा, फिर उसके बाद 0.1% पहुंचेगा और शीर्ष परभक्षी तक 0.01% ऊर्जा यहाँ पे पहुंचती है। इसी को 10% लॉ भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। इन सभी ट्रॉफिक लेवल्स में से जितने भी जंतु हैं, उनका जब यहाँ पे मरण हो जाता है, जब ये सारे मर जाते हैं, तो अपरद बन जाते हैं यहाँ पर, यानी डेट्रिटस बन जाते हैं। और डेट्रिटस के रूप में जब पुनर्चक्रण होता है पोषक तत्वों का, तो ये फिर से जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर वाले में शामिल हो जाते हैं। ये कैसे पुनर्चक्रण होता है? जब हम कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तब आप उसमें समझ पाएंगे। ठीक है, तो ऊर्जा का पिरामिड आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और संख्या का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड आपको समझ में आ गया होगा। जितना जरूरी है वो हमने यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए अब, क्या क्या क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद से कर सकते हैं। पोस्ट वैदिक पीरियड विच वाज कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर। पोस्ट वैदिक पीरियड में एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर किसे कहा जाता था? तो ये थे अंग और मगध। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। एक्चुअली आंसर इसमें हो जाएगा कुरु पांचाल। ठीक है, कुरु पांचाल यहाँ पे हो जाएगा, और सी यहाँ पे सही है। गोत्र टर्म सबसे पहले कहाँ पे आया है, और जो है शूद्र टर्म सबसे पहले किस में आया है, ये सब एग्जाम्पल है। द इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉटरी। अलग अलग है, जो मृदभांड है अलग अलग मिले हैं आर्यन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज इट हैड डेवलप्ड अर्बन लाइफ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, या और बी भी सही है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, और लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। तो सारे ही यहाँ पे कारण हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप, ये प्री आर्यन स्टेज से आइडल वर्शिप शुरू हो गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर, जैसे हमने आपको बताया कि सबसे पहले वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद, ये सही यहाँ पे हो जाएगा क्रम। निष्क जो है ये ऑर्नामेंट गले में पहना जाता था, गले में। फंडामेंटल और बेसिक ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा, ये ब्राह्मी है। ऑप्शन नंबर डी। द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल। अर्ली वैदिक पीरियड में मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी क्या होती थी? काऊ होती थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, डी। आर्टिकल नंबर 1 ये जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स बताता है, इंडिया दैट इज भारत को। द यूनियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज टेरिटरी बाउंड्री नेम ऑफ एनी स्टेट विदाउट इट कंसेंट, ये सही है। और इंडिया इज नॉट अ यूनियन, ये रॉन्ग है, तो इसमें हो जाएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, डी हो जाएगा इसमें। द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ये तो आपको बताना चाहिए अब, और ये भी आपको पता होना चाहिए 1960 के बाद इन राज्यों में से पहला कौन बना, बाद में कौन सा बना। ये भी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन स्ट्रक्चर कौन सा है? अरावली सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन? रेसिडुअल ब्लॉक माउंटेन अरावली। ऑप्शन नंबर डी। व्हाइल ऑल द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्लोज इन बे ऑफ बंगाल, नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू अरेबियन सी, क्योंकि रिफ्ट घाटी में बहती हैं, सही। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए और आर सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द नर्मदा फॉर्म्स डेल्टा एट इट्स माउथ, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां बनाती हैं, रिफ्ट वैली में बहती है, सही है। तो आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ सोन रिवर? तो ये हो जाएगा आपका अमरकंटक। ऑप्शन नंबर ए। और जैसे हमने आपको बताया कि मलनाड जो है ये कर्नाटक में है, तो आंध्र दिया है, तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन इकोनॉमी संबंधित आपको करना चाहिए। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इज वॉट? ठीक है, सीएसओ के अनुसार कौन सा आंसर है? एनसीईआरटी के अनुसार हम बता चुके हैं। इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, सही। इंडस्ट्री डोमिनेंस नहीं है। लो पर कैपिटा इनकम, सही। मासिव अनएम्प्लॉयमेंट, ये सही। 134 यहाँ पे सही हो जाएगा, 134 ओनली, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। पिरामिड ऑफ बायोमास इज रिवर्स्ड, या फिर इन्वर्टेड किस में होता है? पिरामिड ऑफ बायोमास जो इन्वर्टेड होता है पॉन्ड में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, पॉन्ड में। पैरासाइटिक फूड चेन में जो पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है ये स्पिंडल शेप्ड होता है, स्पिंडल शेप्ड, ये ध्यान रखिएगा। इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप्ड। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल डिक्रीज करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन द फूड चेन। ऑप्शन नंबर डी। डे 4 के रिवीजन में साइंस सेक्शन में आज हमारे पास में टॉपिक हैं दृष्टि दोष, आई डिफेक्ट्स। मतलब कि हमें कब कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं चीज़ों को देखते समय, कब हमारी आंखें जो है पास के ऑब्जेक्ट को जज नहीं कर पाती, कब दूर का नहीं देख पाती, कब दोनों नहीं देख पाती, क्या क्या वजह हैं उनकी। और दूसरा ये कि जो भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, चाहे पास का देखने में चाहे दूर का देखने में, तो किस किस केस में कौन कौन से टाइप का
चश्मा हमें लगाना पड़ता है। मीन्स कि जो भी चश्मा हम लगाएंगे उसमें कौन सा लेंस यूज़ होगा, ये चीज़ हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है देखते समय दृष्टि दोष, और किस किस चश्मे से वो सही हो सकती हैं। तो 4 टाइप की समस्याएं आती हैं हमें चीज़ों को देखते समय। एक मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, फिर हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष, यानी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम भी बढ़ती जाती है। और अगला है एस्टिग्मेटिज्म दृष्टि वैषम्य। वैसे एस्टिग्मेटिज्म ट्रांसलेट मतलब बोलना उसको ज़्यादा आसान है। खैर, अब इसको समझा कैसे जाए, क्योंकि हिंदी में आपको दिख रहा है निकट दृष्टि दोष, तो जाहिर है कि कोई भी ये समझेगा कि पास की चीज़ें देखने में दिक्कत आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। जिसके पीछे दृष्टि दोष लिखा है ना, समझ लो वही चीज़ देखने में दिक्कत आ रही है, इसका अपोजिट हमें साफ दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये है निकट दृष्टि दोष, मतलब कि हमें पास की चीज़ें आसानी से दिख रही हैं, दूर का देखने में प्रॉब्लम आ रही है। सिमिलरली दूर दृष्टि दोष, इसमें हमें दूर का सही दिख रहा है जबकि पास वाला नहीं दिख रहा है, उतना ब्लर दिख रहा है हमको। वैसे ही एक टर्म होता है साइटेडनेस, इसके पीछे जो कुछ भी लिखा है समझ लो वही क्लियर दिख रहा है। जैसे नियर साइटेडनेस यानी शॉर्ट साइटेडनेस में हमें पास की चीज़ें सही दिख रही हैं, दूर की नहीं दिख पा रही हैं। एंड सेम गोज़ फॉर फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस, जिसमें हमें दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं जबकि पास की नहीं देख पा रहे हैं हम। तो ये साइटेडनेस का कंसेप्ट और दृष्टि दोष का हमें समझ में आ चुका है। अब हमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी चीज़ों को समझने में। प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष ओल्ड एज में होता है, और एस्टिग्मेटिज्म में बेतरतीब समस्याएं आती हैं। कभी आंखों में खुजली होगी, कभी पास का नहीं दिखेगा, कभी दूर का नहीं दिखेगा, कभी आंसू आएंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। तो 4 तरीके की ये जो समस्याएं हैं इनको समझते हैं कि ये क्यों होती हैं और उस टाइम पे आंखों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखिए, ये जो नॉर्मल ह्यूमन आई है, मतलब हमें सब कुछ सही से दिख रहा है, दूर देखना चाहें तो दूर सही से दिख रहा है, पास देखना चाहें तो वो भी सही से दिख रहा है। तब क्या होता है, जो भी लाइट रे हमारी आंखों में एंटर कर रही है उसकी इमेज सीधे सीधे जाके रेटिना पे अगर बनेगी तो सब कुछ सही है मामला। लेंस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, इसके आसपास की जो सिलरी मसल्स हैं इनमें कोई किसी प्रकार का डैमेज नहीं है, सब कुछ सही है। ना ही लेंस में ख़राबी है कि वो बड़ी हो रही है छोटी हो रही है, और ना ही ये आई बॉल में कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ सही है। तो होता ये है कि रेटिना के जस्ट ऊपर इमेज बनती है। अब रेटिना क्या होता है, कैमरे की फिल्म की तरीके होता है। जैसे अगर कैमरे में फिल्म नहीं है तो सब बेकार है, वैसे ही अगर रेटिना नहीं है तो इमेज ही नहीं बनेगी, कुछ दिखेगा ही नहीं। कॉर्निया के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी हम लोग आंखें दान करते हैं तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है। और प्यूपिल वही जो काला काला होता है आंखों में, और वो लाइट के प्रेजेंस में कभी सिकुड़ता है कभी फैलता है, एडजस्ट करने के लिए कि आंखों को कितनी लाइट चाहिए और आंखों में कितनी लाइट जानी चाहिए, इसकी एडजस्टमेंट तो प्यूपिल करता है, लेकिन इसे डिसाइड करता है आइरिस। तो इन सब चीज़ों पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सीधे समझते हैं कि मायोपिया जब होता है तो कौन कौन सी इवेंट होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो रेटिना है इस पे इमेज नहीं बन रही है, सीधे दिख रहा है, इसके आगे बन रही है। तो मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें हमें पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा, उसमें रेटिना पे इमेज ना बन के उसके आगे बनेगी इन फ्रंट ऑफ रेटिना, पहली बात। और यहाँ पे एक फोकल पॉइंट डेवलप हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो लेंस आपको दिख रही है ना, इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा, ये ज़्यादा ऐसे करके कर्व हो जाएगी, जबकि नॉर्मल में इतनी ही कर्व है। तो जब लेंस का कर्वेचर बढ़ जाए तब ये समस्या आएगी, या तो फिर ये जो आई बॉल है इसका साइज़ बढ़ जाए। तो नॉर्मल आई बॉल अगर होता तो रेटिना पे गिरती, साइज़ बढ़ गया तो रेटिना तक पहुंची ही नहीं, लाइट आ गई बन गई। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से होता है। अब सही कैसे होगा, तो देखिए लाइट पड़ रही है रेटिना के आगे, मतलब वो डिस्टेंस नहीं कवर कर पा रही। अगर यही लाइट फैल जाए यानी कि डाइवर्ज हो जाए तो काम बन जाएगा, और ये लाइट आगे पहुंच के रेटिना पे इमेज बना देगी। तो हमें एक ऐसी लेंस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि लाइट को डाइवर्ज कर दे, और लाइट को जो डाइवर्ज कर दे उस लेंस को कनकेव लेंस कहते हैं। इस बंदे ने अपनी आँख में ये कनकेव लेंस पहन रखी है, और इसने इस वाली लाइट को आगे फैला दिया, डाइवर्ज कर दिया और रेटिना तक पहुंचा दिया गया, प्रॉब्लम सॉल्व। अब अगले पे आते हैं हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर। अब इसमें देखिए ये जो लाइट रे है ये रेटिना को पार करके उसके पीछे इमेज बना ली और फोकल पॉइंट क्रिएट हो गया। तो हमें इसमें क्या चाहिए, ये लाइट जो ज़्यादा फैल गई है ये सिकुड़ जाए, कन्वर्ज हो जाए और रेटिना पे गिरे, हमें यही तो चाहिए इसमें। लेकिन उसके पहले ये हाइपरमेट्रोपिया हुआ क्यों, ये लाइट यहाँ ना गिर के पीछे कैसे पहुँच गई, इतनी फैल क्यों गई। ये लाइट इसलिए ज़्यादा फैल गई क्योंकि ये जो लेंस है ना इसका कर्वेचर घटने लगा,
ये ज़्यादा कर्व होनी चाहिए, जबकि ये तो फ्लैट फ्लैट है। अगर ये ऐसे होती कर्व्ड तब जाके ये समस्या ना आती। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि आई बॉल का साइज़ छोटा हो गया। अगर नॉर्मल साइज़ रहता तो यहीं पे आके लाइट ख़त्म हो जाती, लेकिन चूंकि ये छोटा हो गया इस वजह से आगे बढ़ गई। ठीक, कैसे सही होगी ये प्रॉब्लम? हमें एक ऐसी लेंस की ज़रूरत पड़ेगी जो इस फैली हुई लाइट को सिकोड़ दे, इसको कन्वर्ज कर दे। और जो लेंस कन्वर्ज कर पाती है उसे हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अब इस बंदे ने यहाँ कन्वेक्स लेंस पहन रखी है, तो जो लाइट फैली हुई थी ज़्यादा वो सिकुड़ के रेटिना पे आ गई और इसकी समस्या सॉल्व हो गई। अगली समस्या देखने में आती है प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। इसमें कभी नियर साइटेडनेस होती है, यानी पास का सही दिखता है दूर का नहीं, और कभी फार साइटेडनेस होती है, दूर का सही दिखता है पास का नहीं। तो हमें नहीं पता कि कब ये फोकल पॉइंट यहाँ बनेगा और कब ये यहाँ बनेगा, जबकि हमें फोकल पॉइंट यहाँ चाहिए। तो हमें टाइमिंग तो पता नहीं है, इसलिए हमें ऐसा चश्मा चाहिए होगा जिसमें ये क्षमता हो कि जब लाइट यहाँ गिरे तो ये पीछे आ जाए और जब लाइट यहाँ गिरे तो आगे चली जाए। ठीक, और ऐसी स्थिति में ये वाला चश्मा काम करेगा जिसमें बाईफोकल लेंस है। ये जो बड़ा वाला पोर्शन है इतने को छोड़ के, ये हेल्प करता है दूर का देखने में। और दूर का हेल्प चाहिए अगर आपको, तो ऐसा चश्मा चाहिए होगा जो कि लाइट को फैला दे। और लाइट को फैलाने वाले में जो लेंस यूज़ होती है वो कनकेव लेंस यूज़ होती है। उसी तरीके से ये जो छोटा वाला पोर्शन है इसके थ्रू आप पास का आप देखते हैं, और पास का देखने के लिए ज़रूरी है कि लाइट ज़्यादा फैले नहीं, वो कन्वर्ज हो जाए एक जगह पे। और जो लेंस कन्वर्ज करती है वो कन्वेक्स लेंस हो जाएगी। तो यहाँ कन्वेक्स लेंस हो गई। ठीक, तो कहाँ कन्वेक्स लेंस यूज़ हो रही, कहाँ कनकेव, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला आता है एस्टिग्मेटिज्म। हर समय ब्लर दिखता है और हमें पता नहीं होता कि समस्या क्या आ रही है। कई बार आँखों की जो दूसरी समस्याएं होती हैं, आंसू आना, कड़वाना, वो सब देखने को मिलती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक से ज़्यादा फोकल पॉइंट बन रहे होते हैं। इससे पहले हमने देखा था या तो फोकल पॉइंट इधर बनेगा या पीछे जाके बनेगा, लेकिन फोकल पॉइंट एक ही था। अब यहाँ पे कई सारे फोकल पॉइंट बन गए, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा, हो सकता है इधर भी बन जाए। और ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब कॉर्निया, वही जिसका दान किया जाता है, उसमें अगर समस्या आ जाए। तो कॉर्नियल डिफेक्ट की वजह से एस्टिग्मेटिज्म होता है। अब सही कैसे होता है? सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करके। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब चलिए ट्रिक पे आते हैं। मायोपिया, अब ये शॉर्ट साइटेडनेस है कि लॉन्ग साइटेडनेस है? तो ट्रिक ये है MS धोनी, मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक, और लेंस की क्या ट्रिक है? ये माई को मैं समझिए, मैं, और ये केव, मैं गुफा में रहता हूँ, समझ गए? तो मायोपिया कनकेव और हाइपरमेट्रोपिया इसका उल्टा कन्वेक्स। याद हो गया? प्रेस बायोपिया बाईफोकल और एस्टिग्मेटिज्म सिलेंड्रिकल लेंस, ये तो खैर सभी को याद हो जाता है। क्विक रिवीजन के लिए ये ट्रिक ज़रूर आपकी हेल्प करेगी। बाकी जो लॉजिक हमने बताया है ना, उससे आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। अब ये जो MCQ है इस पे आते हैं। फार साइटेडनेस के दौरान इमेज कहाँ बनती है? जाहिर है रेटिना पे तो बनेगी नहीं, ब्लाइंड स्पॉट पे तो बनेगी नहीं। और दूर का ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट पीछे चली गई है रेटिना के, तो रेटिना के पीछे। इसके बाद यहाँ देखिए हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कौन सा सही नहीं है। जिस बंदे को है उसको दूर की चीज़ें सही दिख रही हैं। तो MS धोनी के हिसाब से मायोपिया शॉर्ट, तो हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग यानी फार, तो दूर की चीज़ें सही दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? फोकल लेंथ जो है लेंस की वो बढ़ जाती है, तो फोकल लेंथ बढ़ गई ना, तभी तो लाइट को ज़्यादा फैला दिया, ये भी सही है। अब जितने भी वो नज़दीक की चीज़ें देखने की कोशिश करेगा तो रेटिना के पीछे वो लाइट रे चली जाएगी, तो ये भी सही है। अभी अभी ऊपर MCQ सॉल्व करके आए हैं हम। और D है कि इसको करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अरे भाई कन्वेक्स की पड़ेगी, क्योंकि लाइट रे ज़्यादा डाइवर्ज हो गई है, उसको कन्वर्ज करना है, जो कि कन्वेक्स लेंस कर पाएगी, ना कि कनकेव। तो D यहाँ से सही है, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है। हिंदी में भी आप सेम क्वेश्चन को देख सकते हो। इसके बाद है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, यानी कि मायोपिया हटाने के लिए आपको लाइट रे आगे फैलानी पड़ेगी, और वो होगा कैसे? कनकेव लेंस से। अवतल लेंस, कन्वेक्स मतलब उत्तल, बेलनाकार सिलिंड्रिकल, ये एस्टिग्मेटिज्म को सही करने का काम आता है। अब ये जो रेटिना है ये कैमरे के किस चीज़ के सिमिलर होता है? तो कैमरे की फिल्म के सिमिलर होता है। इस वीडियो के शुरू में बता चुके हैं। वीडियो को एंड करते हैं इस MCQ से। आपको ये सही सही बताना है कमेंट में, जिसका कमेंट सही होगा उसको रिप्लाई मिलेगा हम लोग की तरफ से। मायोपिया को कैसे सही किया जाता है, किस टाइप की लेंस से?
जो लाइट को कन्वर्ज कर दे, डाइवर्ज कर दे, ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कर दे, किससे? बताइए इसको। ये सेम क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में देख लीजिए पॉज करके।